Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. असम में एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बताया कि मामले में उन्होंने असम के मुख्य चुनाव अधिकारी से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कानून के मुताबिक जो भी भारतीय नागरिक होगा वही वोट कर सकेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत हैं। रावत सर, क्या ये लोग मतदाता के तौर पर रहेंगे? इलेक्टोरल रोल की स्थिति अब क्या होगी? मतदाता वही हो सकता है जो भारतीय नागरिक हो, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र हो और वो सामान्य तौर पर उस स्थान का निवासी हो जहां वो वोटर के रूप में, मतदाता के रूप में एनरोल होना चाह रहा है। अभी जो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में एनआरसी का पब्लिकेशन हुआ है, ये प्रारंभिक प्रकाशन है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, फाइनल नहीं है। इसके बाद क्लेम्स ऑब्जेक्शंस होंगे और क्लेम्स ऑब्जेक्शंस पर निर्णय होने के बाद जो अंतिम प्रकाशन होगा उसके आधार पर तय होगा कि कौन एनआरसी के अंदर शामिल है, कौन नहीं है। दूसरे क्या है कि उसके बाद भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का भी एक इशू रहता है कि अगर उनका केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चल रहा है और सिटीजनशिप पे फाइनलिटी नहीं आई है तो भी वो स्टेटस उनका फ्लूइड रहेगा। उस हिसाब से काम होगा इसमें। तो आपने असम के सीईओ को क्या इस पूरे एनआरसी ड्राफ्ट आने के बाद कोई रिपोर्ट मांगी है कि वो बताएं कि क्या स्थिति होगी मतदाताओं की असम में? क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, बहुत गंभीर और सेंसिटिव मसला है वोटरों का। जी हाँ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी असम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है कि वो हफ्ते भर में रिपोर्ट दें कि क्या विभिन्न पहलू इसमें उभर रहे हैं, किस तरह से वो इसको कोप करेंगे, किस तरह से इसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे ताकि किसी भी वोटर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और किसी भी तरह की भ्रांति पैदा ना हो। तो एनआरसी का जो अंतिम ड्राफ्ट, अंतिम तौर पे जब एनआरसी का जो पूरा आंकड़ा है वो पब्लिश हो जाएगा, तो जो भी ऐसे लोग जो मतदाता के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या भारतीय नागरिक नहीं होंगे, वो भारतीय मतदाता नहीं हो सकते असम के इलेक्टोरल रोल में। कानून के रूप में जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि सिटीजन होना ज़रूरी है, 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है और वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना ज़रूरी है। वही आदमी वहाँ का मतदाता रह सकता है, उसी का पालन होगा। 40 लाख जो एनआरसी का ड्राफ्ट है, इसमें बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो 18 साल से कम के हों, जो मतदाता हो नहीं सकते क्योंकि 18 साल कम से कम आयु है मतदाता होने की। तो इसमें जितने भी ऐसे लोग होंगे जो मतदाता की सूची में मौजूदा में उनका नाम होगा, तो क्या उनको हटाया जाएगा? अभी इसकी कोई स्थिति नहीं है जब तक कि फाइनलिटी नहीं होती है, एनआरसी का फाइनल प्रकाशन नहीं होता और सिटीजनशिप के बारे में फाइनलिटी नहीं आती। ये ज़रूर आपने सही बताया है कि इसमें 3 करोड़ 29 लाख के लगभग हैं नाम, जो जिसमें से 2.89 तो उन्होंने प्रकाशित कर दिए हैं, बाकी 40 लाख नहीं प्रकाशित किए हैं, जबकि हमारी वोटर लिस्ट में 2 करोड़ 2 लाख के लगभग ही वोटर हैं। तो ये जाहिर है कि उसमें सभी एज ग्रुप के लोग हैं, 1 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे, 14 साल के लोग, ऐसे सब हैं उसमें। तो उन सब के बारे में मतदाता सूची का कोई संबंध है नहीं। सिर्फ 18 साल से ऊपर के जो लोग होंगे, जो सिटीजन्स फाइनली डिक्लेयर होंगे और जो वहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, उन्हें वोटर लिस्ट में रखा जाएगा, बाकी को नहीं रखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी कहने से इसमें भ्रांति पैदा होती है और लोगों के मन में अनावश्यक रूप से तनाव पैदा होता है। और एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकती है। ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से शाम 7 बजे मुलाकात का वक्त मांगा है। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से 40 लाख लोगों के बाहर होने के बाद ममता सरकार के खिलाफ है, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकती है। जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही है, पॉजिटिव तरीके से हो रही है और साथ ही साथ सेंसिटिव तरीके से हो रही है। तो डेमोक्रेटिक, पॉजिटिव और सेंसिटिव अप्रोच के साथ इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी देश अपने देश में विदेशी घुसपैठियों के विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करने वाले एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मसौदा जारी होने के बाद छिड़े विवाद के बीच फेसबुक पर पोस्ट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा,
केंद्र और असम की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से एनआरसी का मसौदा जारी किया है वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के नागरिकों को भी मसौदा में अपना नाम नहीं मिल रहा है, जिससे असुरक्षा फैल रही है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ये प्रक्रिया सुस्त रही है। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया है कि 1985 से असम समझौते के तहत एनआरसी की प्रक्रिया की शुरुआत मनमोहन सरकार के वक्त में हुई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार कर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने ट्वीट करके लिखा है, राहुल गांधी एनआरसी को कांग्रेस का बच्चा और बीजेपी सरकार में इसे देर से लागू होना बताते हैं, जिसका मतलब है कि इसे सख्ती से लागू करवाना चाहिए। लेकिन सदन में उनकी कांग्रेस पार्टी एनआरसी की प्रक्रिया का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? इन 40 लाख में बहुत से भारतीय नागरिक हैं जिनको अभी क्लेम देने का समय मिलेगा, जिनको अभी पिटीशन देने का अवसर मिलेगा। तो आज भी भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में हमें इस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाई कि भारतीय नागरिक को एक तरफ और विदेशी जो लोग आए उनको अलग से रखें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में तेज धार में बहने लगी। खबर के मुताबिक वहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है और पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी दौरान एक सड़क पर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे वहां खड़ी 2 कारें फंस गई। किनारे पर कार में मौजूद लोगों ने पानी की रफ्तार देखते हुए कार छोड़ देने ही बेहतर समझा। एक एक करके वो पास की कार की ओर छत पर गए और फिर वहीं खड़ी ऑटो रिक्शा पर चढ़ने लगे, लेकिन चौथे आदमी के निकलते ही सफेद कार पानी के तेज धार में बह गई। इसके बाद चारों लोगों ने ऑटो रिक्शा को मजबूती से पकड़ लिया और लाल कार को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। थोड़ी ही देर में दूसरी कार भी तिनके की तरह बह गई और इसके बाद ऑटो रिक्शा भी ज्यादा देर तक पानी के सामने टिक नहीं पाया। तस्वीरें जरा फिर से देखिए। अचानक से बहाव तेज हुआ था। एक एक करके अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और फिर ऑटो की छत पर शरण लेने की कोशिश जरूर की। जैसे ही लाल गाड़ी आगे की तरफ खिसकने लगी, उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बचाना मुश्किल हो गया। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। अचानक से पानी का बहाव तेज हुआ और लोग चिल्ला भी रहे हैं कि हैंड ब्रेक को दबाया जाए। साथ ही साथ अपनी जान बचाने के लिए वो पास में खड़ी ऑटो और फिर एक दीवार पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो सड़कें नजर आ रही है। एक सड़क जहां पर पानी उतना तेज नहीं, वही दूसरी जो बगल की सड़क है वहां से पानी काफी तेजी से आ रहा है और धीरे धीरे पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा है। हथनीकुंड से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना नदी का क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। लगातार चौथे दिन यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज यमुना का जलस्तर बढ़कर 206 मीटर पर पहुंच गया। यमुना नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 10,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं यमुना पर ही हूँ और आपको सीधी तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यमुना जो है उफान पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जो है यमुना का जो वाटर लेवल है वो 206 मीटर है। अगर हम कल से तुलना करें तो कल सुबह में जो है वाटर लेवल जो है यमुना का वो 205.66 मीटर था। तो यानी लगातार यमुना का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। शनिवार के दिन जो 6 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी यमुना हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, वो क्यूसेक पानी यहाँ दिल्ली पहुँच गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 लाख क्यूसेक पानी से भी ज़्यादा पहुँचने के बाद किस तरीके से यमुना अपने उफान पर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं आमतौर पर जो दिल्ली में यमुना होती है इस तरीके का उफान उसमें नहीं होता है, वाटर लेवल इस तरीके का नहीं होता है। लेकिन 6 लाख क्यूसेक पानी जब दिल्ली पहुँचा है उसके बाद से लगातार यमुना उफान पर है और बीते कल की तरह यानी बीते सोमवार की तरह भी आज भी दिल्ली का लोहे वाला पुल सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बंद कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना खादर में और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिन लोगों के घरों में रात में यमुना का पानी घुस गया था, चला गया था। उसके बाद ये लोग रोड पर ही यहाँ पर अपना डेरा डाल चुके हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घरों का सामान लेकर ये सड़क किनारे ही बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है
कि जो है कैंप उचित मात्रा में नहीं है, कैंप में उतनी सुविधाएं नहीं है और इसलिए ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपना सामान लेकर रोड किनारे ही बैठे हुए हैं। अब कि यहाँ पर किस तरीके से वो अपने घरों का सामान लेकर यहीं सड़क किनारे बैठे हुए हैं और इनका साफ साफ यही कहना है कि जो अधिकारी कैंप के अंदर हैं उनसे जब इनकी बात हुई तो कहा कि कैंप खाली नहीं है, लिहाजा अभी और कैंप लगाए जाएंगे और टेंट लगाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद मंत्री कैलाश गहलोत एक मोटर बोट पर सवार होकर वहां का हाल जानने पहुंचे, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लिहाजा बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार फौरन हरकत में आई और उसके मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और उसके बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये जो वाटर लेवल है और बढ़ेगा। न्यूज़ 18 से बातचीत में मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए गए। हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और हिमाचल के संपर्क में हैं कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है और कितने समय तक यहाँ पहुँचेगा। लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी के गढ़ी मांडू, उस्मानपुर गांव, हाथीघाट, मयूर विहार, बुराड़ी, ओखला और वजीराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लिहाजा सरकार ने इन इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत टीमें तैनात कर दी, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुट गई। वहीं यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार जाने की वजह से लोहे के पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। इस वक्त की लोहे वाला पुल को बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और जो तमाम गाड़ी हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। जबकि नए निर्देश के साथ ट्रेनों को लोहे के पुल से गुजरने की इजाजत दे दी गई। मौजूदा स्थिति में हम ट्रेन का परिचालन कर सकते हैं। इस पे ट्रैफिक हमने खोल दिया है। 30 किलोमीटर/आवर की रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से हम लोग चलाएंगे इस पे ट्रेनें। अधिकारियों का अनुमान है कि बुधवार तक हालात बेहतर हो जाएंगे। लखनऊ के चौक कोतवाली में तैनात एक पुलिस वाला अपने मोबाइल फोन से वहां गिरी हुई एक दीवार की तस्वीर खींचने लगा। कुछ घंटों तक लगातार हुई भारी बारिश की वजह से वहां कोतवाली की चारदीवारी गिर गई, जिसकी चपेट में आई गाड़ियां जमीन पर टूटी फूटी हालत में दिखी। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कोई आदमी दीवार के करीब नहीं था। भारी बारिश की वजह से वहां गाजीपुर थाने में भी पानी घुस गया और पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आया। लगातार हुई बारिश की वजह से विधानसभा के सामने की सड़क भी कुछ जगहों पर धंस गई। लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर विधानसभा के सामने जो है जो बापू भवन है वहाँ पर कई फीट सड़क जो है वो धंस गई है। आप देख सकते हैं कई फीट गड्ढा हो गया यहाँ पर। काफी देर तक बारिश होने की वजह से वहाँ गोमती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जबकि बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूबी दिखी, जिस वजह से राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। जबकि पैदल चलने वाले लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। गोमती नगर का इलाका हो, चाहे विभूति खंड का इलाका हो, पॉलिटेक्निक हो या जहां हम खड़े हैं लोहिया संस्थान हो, कैंट के इलाके हो, लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। कुछ घंटे की बारिश का असर वीवीआईपी इलाकों में भी दिखा और यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह का सरकारी आवास भी इससे नहीं बच पाया। ये सारी बिल्डिंगों को डिमॉलिश करके पुनः निर्माण किया जाए, तभी ये चीज संभव हो सकती है, ठीक हो पाएगी। बारिश की वजह से लखनऊ विधानसभा के परिसर में भी पानी भर गया, जिसके बाद हालात की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पर बन गए 50 फीट गहरे गड्ढे को कुछ लोग हैरत से देखने लगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर गड्ढा ही नहीं बना, बल्कि शहर में जगह जगह पानी भी भर गया, जिसने बारिश से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का सच सामने ला दिया। बारिश के बाद नजीराबाद की सड़क पर करीब 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें एक नाले का पानी बहने लगा और सड़क पर भी बैरिकेड लगा दी गई। मिट्टी बहुत ज्यादा कट रही है, तो 3 मकानों का जो आसपास मकान है उनको खाली करा लिया गया है। लोगों का मानना है कि इलाके में एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने लापरवाही से खुदाई की थी, जिसके कारण सड़क कमजोर हो गई। हालांकि शहर के दूसरे हिस्से में नगर निगम की बदइंतजामी भी दिखी, जिसके कारण जगह जगह पानी भर गया। एक सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया, जिससे मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण शहर की बाबूपुरवा कोतवाली में भी बरसात का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुछ लोग कॉलेज की 2 लड़कियों को नदी से बाहर निकालने लगे। नदी के पास सेल्फी लेने गई इन छात्राओं को तो बचा लिया गया, लेकिन इनके साथ गई 2 और छात्राओं की डूबने से मौत हो गई।
जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने 2 छात्राओं को नदी से बाहर निकाला। खबर के मुताबिक कॉलेज की कुछ छात्राएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहने वाली नदी के पास पिकनिक मनाने गई थी। उनमें से 4 छात्राएं सेल्फी लेने के लिए नदी के बेहद करीब चली गयी, लेकिन पैर फिसलने से छात्राएं नदी में गिर गयी। लड़कियों को नदी में डूबता देख वहाँ मौजूद लोग मदद को आगे आए और इस बीच पुलिस के साथ बचाव दल भी पहुँच गया, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद 2 लड़कियों को नहीं बचाया जा सका। कांग्रेस आईटी सेल में काम करने वाले चिराग पटनायक को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई है। चिराग पटनायक के खिलाफ एक लड़की ने छेड़खानी और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कल रात को दिल्ली पुलिस ने चिराग पटनायक को गिरफ्तार कर लिया था।